Okay students, it's our C10 lecture number 10 in current electricity and we were talking about the problems on resistance. Okay, so this is the next problem related to resistance. अभी तक हम क्या कर रहे थे कि मैंने सीधा सर्किट में बोल दिया भाई यहाँ करंट क्या होगी, वोल्टेज क्या होगी। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पर दो चीजें लगा दी छोटी छोटी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है सर्किट इस तरह का एग्जाम में आ जाता है, फिर आप लोगों को लगता है कि सर ये तो हमने देखा ही नहीं था। तो मान लो यहाँ पर एक अमीटर लगा दिया, एक वोल्टमीटर लगा दिया, और ये भी बात याद रखें अमीटर वोल्टमीटर दोनों आइडियल है, ये इनका कोई अपना रेसिस्टेंस में सर्किट में इंक्लूड नहीं करूंगा। करेक्ट, ठीक है भाई। और हमसे फाइंड करवाना है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर एंड वोल्टमीटर, यानी कि R3 के अक्रॉस तो पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है और इस R1 के अक्रॉस हमें करंट निकालनी है, यानी कि करंट पूरे सर्किट में कितनी फ्लो हो रही है वो देखनी है। ठीक है, चलो सोल्व करते हैं। आप देख सकते हैं कि R2 और R3 दोनों सीरीज में है, क्योंकि इसमें कोई करंट का डिवाइडेशन नहीं है, तो इसका इन दोनों का जो सीरीज में कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस आएगा R सीरीज, दैट इज R2 प्लस R3, 3 ओम प्लस 3 ओम, कितना हो गया 6 ओम हो गया। ठीक है भाई, अब ये जो 6 ओम आया इन दोनों का, वो इस 6 ओम की क्या है, पैरेलल है। पैरेलल तो इन दोनों का जो R पैरेलल आएगा क्या आएगा, मान लो मैं इसको R डैश नाम दे दूं, तो R सीरीज इंटू R4 डिवाइडेड बाय R सीरीज प्लस R4, दैट इज R सीरीज कितना है 6 ओम, R4 कितना है 6 ओम, 6 प्लस 6, 6 6 जा 36, 36 और 6 6 कितना हो गया 12, तो 12 3 जा 6, यानी कि इस पूरे ब्लॉक का जो रेसिस्टेंस आया हमारे पास वो रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम। ठीक है, अब ये ब्लॉक का जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है और 3 ओम किस में होगी सीरीज में, सीरीज जब जाएंगे तो हमारे पास टोटल सर्किट का जो R इक्विवेलेंट होगा, R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा R1 प्लस R डैश, दैट इज 3 ओम प्लस 3 ओम और इट इज 6 ओम। तो टोटल जो हमारे पास रेसिस्टेंस इस सर्किट का वो है 6 ओम। ठीक, तो टोटल करंट फाइंड करते हैं, तो I इज इक्वल टू टोटल वोल्टेज V डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट। वोल्टेज कितने हमारे पास सेल की 12 वोल्ट। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो 6 2 जा 12, यानी कि 2 एम्पियर करंट इस सर्किट में फ्लो होगी। तो हमारा पहला आंसर यहां आ गया कि रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर इज 2 एम्पियर। पहला आंसर तो हमारे पास यहां आ गया। ठीक है भाई, अब हमें निकालना है कि R3 पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है या वोल्टमीटर की रीडिंग क्या है। आप देख सकते हैं ये जो 2 एम्पियर करंट है, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर करंट यहां से R1 से पास होगी। R1 से पास होगी तो निश्चित रूप से R1 रेजिस्टेंस, मैंने बताया था रेजिस्टेंस में अगर कोई करंट का फ्लो होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। तो सबसे पहले अपन फाइंड करते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप इन R1। ठीक है भाई, तो मैं यहां लिखता हूं पोटेंशियल ड्रॉप इन R1। R1 में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा बेटा, पोटेंशियल ड्रॉप कैसे सिखाया था मैंने, पोटेंशियल ड्रॉप इज इक्वल टू करंट I, करंट कितनी इसमें I और रेजिस्टेंस कितना है R1, तो करंट तो मेरे पास 2 एम्पियर, करंट इज 2 एम्पियर और रेजिस्टेंस कितना है भाई यहाँ का R1 का 3 ओम, तो 2 3 जा 6, यानी कि 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप R1 में हो जाएगा। अब 6 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप R1 में हो गया तो बाकी का जो पोटेंशियल रहेगा, पोटेंशियल या यूं बोले कि इस ब्लॉक के अंदर जो पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना होगा, इन दोनों के माइनस के बराबर होगा। देखो ध्यान से, तो क्या आएगा देखो, वोल्टेज अक्रॉस PQ इज इक्वल टू कितना 12 वोल्ट माइनस वोल्टेज अक्रॉस R1। वोल्टेज अक्रॉस R1 कितनी है हमारे पास 6 वोल्ट और इट गिव्स अस 6 वोल्ट। तो P और Q के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा है वो कितना है 6 वोल्ट। ठीक है भाई, अब देखो अपन को करंट फाइंड करनी है कि I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, I1 फाइंड करना है, I2 फाइंड करना है, तो हमें दिख रहा है दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में जो करंट का डिवाइडेशन करते हैं वो कैसे करते हैं, रेशियो प्रोपोर्शन से। एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तो हम बोल सकते हैं कि I1 इज टू I2, क्योंकि करंट क्या होता है यहाँ पर रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ऐसा कुछ बताया था याद करो। तो I1 इज टू I2, यानी कि इन दोनों में जो करंट होगा उसका रेशियो क्या होगा, ऊपर का रेजिस्टेंस कितना है 3 and 3 6 ओम,
नीचे का जी रेजिस्टेंस कितना है 1/6। क्या दोनों का रेशियो सेम हो गया? सेम रेशियो हो गया, इसका मतलब I1:I2 इज इक्वल टू 1:1। यहां पर करंट कितनी है टोटल? 2 एम्पियर, 1:1 में डिवाइड होगी तो क्या I1 इज इक्वल टू 1 एम्पियर और I2 इज इक्वल टू भी 1 एम्पियर। ठीक है भाई। अब ये 1 एम्पियर जो करंट है, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर करंट इस R2 से होकर के जा रही है, तो R2 के अंदर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना होगा? देखो जरा, VR2 इज इक्वल टू करंट यानी I1 और रेजिस्टेंस कितना R2, इट गिव्स अस I1 कितनी है भाई 1 एम्पियर, R2 कितना है 3 ओम, तो वो 1 3 जा 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप इसमें हो गया। यहाँ 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, यहां से यहां तक टोटल वोल्टेज कितनी अपनी 6। इसका मतलब 3 ओम में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो कितना हो जाएगा 3 वोल्ट। तो हम बोलेंगे कि पोटेंशियल ड्रॉप एट R3 इज इक्वल टू ऑल्सो 3 वोल्ट, और ये हमारी होगी रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर, रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर। तो क्या आप इस तरह के सवाल कर सकते हैं? जरूरी नहीं मैंने 3-4 रेजिस्टेंस लिए हैं, इसमें कितने भी रेजिस्टेंस हो उन सारे रेजिस्टेंस में हम पोटेंशियल ड्रॉप फाइंड करते हैं और सभी रेजिस्टेंस में अपन करंट भी फाइंड कर सकते हैं। इस सवाल में मान लो फर्दर आपसे और पूछा होता कि R2 में कितनी करंट 1 एम्पियर, R3 में कितनी करंट 1 एम्पियर, 6 ओम में कितनी करंट इधर से कितनी आ रही 1 एम्पियर। आपसे पूछता है कि इसका पोटेंशियल ड्रॉप क्या है? वैसे तो हमने पहले निकाल लिया कि यहां से यहां तक जो 6 वोल्ट है, लेकिन फिर भी हम बोल दूं I1 कितना है 1 एम्पियर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 वोल्ट। ठीक है, इसकी वोल्टेज हमने निकाल ली। तो ऐसे जितने भी सर्किट में रेजिस्टेंस और लगे हों तो उनमें अपन करंट भी निकाल सकते हैं और पोटेंशियल ड्रॉप भी निकाल सकते हैं। समझ आएगी बात? आज हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को, और आज एक और चीज पढ़ते हैं स्पेशल, जिससे हमें सीरीज पैरेलल की और भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगी। कई बच्चों ने मेरे को मैसेज करके बोला था कि व्हीटस्टोन वाले प्रॉब्लम्स भेजे थे, तो वो व्हीटस्टोन वाले प्रॉब्लम अब आपको यहां से हो जाएंगे। जो अगला मैं टॉपिक बता रहा हूं उसको बोलते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम आता है हमारे सीरीज पैरेलल कनेक्शंस में? करंट और वोल्टेज काम करने के काम आता है। देखो जरा ध्यान से, व्हीटस्टोन ब्रिज, नेक्स्ट टॉपिक लिखिए व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, देखो ये एक नया टॉपिक है रेजिस्टेंस को लेकर के, उसको बोलते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज। ब्रिज क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको इसमें आगे समझाऊंगा, इसको ब्रिज क्यों बोलते हैं अपन। ये जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं उनको सोल्व करने में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है व्हीटस्टोन ब्रिज। ये आपको इसको पहले प्रोसेस ध्यान से समझना है। अगर आपको प्रोसेस ध्यान से आ जाएगा तो फिर आपको इसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस आर देयर बेस्ड ऑन द व्हीटस्टोन ब्रिज, हर जगह इसका कॉन्सेप्ट लगता है। तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है। मैं धीरे धीरे समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से देखो जरा। इस सर्किट में जो कंपोनेंट्स लगाए उनके बारे में आप देखो, PQRS, ये कोई क्वाड्रिलेटरल है, उसकी साइड में मैंने 4 रेजिस्टेंस लगा दे, रेजिस्टेंस P, Q, R और S। उसकी साइड AB के बीच में P है, BC साइड के बीच में Q, AD के बीच में R और DC के बीच में रेजिस्टेंस S लगाया है। ठीक, V सेल है, आप जानते हैं इसकी, मान लीजिए वोल्टेज V है, K1 ऑन ऑफ स्विच है, K2 भी ऑन ऑफ स्विच है, करेक्ट। अब इसका अपन प्रोसेस शुरू करते हैं। बेटा ध्यान से देखो जरा, अगर मैं मान लो यहां से K1 को क्लोज कर दूं, जैसे K1 को क्लोज करूंगा यहां से करंट आएगी, मान लो I करंट है, I करंट इस कनेक्टिंग वायर में आएगी। यहां पर A क्या है जंक्शन पॉइंट है, और जंक्शन पॉइंट पर क्या होता है करंट 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी। मान लो इसमें P जो रेजिस्टेंस है इसमें करंट I1 जाता है, और इसमें जो करंट है वो कितना जा रहा है I2 जा रहा है। ठीक है भाई, अब ये I1 करंट पॉइंट B पर आएगा, इस B में से यहां पर फिर जंक्शन है और जंक्शन पर फिर से करंट डिवाइड होगी। मान लीजिए इसमें से जो कुछ करंट है I डैश करंट इसमें अंदर जा रही है, तो इसके अंदर जो करंट आएगी वो कितनी बचेगी बेटा I1 माइनस I डैश, करेक्ट। इधर से देखो I1 करंट I डैश करंट आ रही है, इधर से I2 करंट आ रही है, तो इसमें कितनी करंट होगी हमारे पास टोटल I डैश प्लस I2, और ये C पर आ जाएगी। यहां पर अगर अपन देखें तो देखो जरा I1 माइनस I डैश प्लस I डैश प्लस I2, I डैश से I डैश कैंसिल हो गया, I1 प्लस I2,
जितनी करंट दी थी हमने यहां पर I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, सी पर हमें उतनी ही करंट वापस मिल गई I1 प्लस I2 दैट इज इक्वल टू I। ठीक है भाई। अब अगर मैं देखो यहां पर जो कंपोनेंट G है, वैसे तो आप इसके बारे में जानते हो, फिर भी एक छोटी सी लाइन बता देता हूं कि गैल्वेनोमीटर क्या करता है, केवल करंट को डिटेक्ट करता है, करंट को मेजर नहीं करता है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, करंट को डिटेक्ट कर रहा है और करंट के डायरेक्शन भी बता सकता है वो। देखो ध्यान से, इसका जो स्केल होता है इस तरह का होता है, यहां बीच में 0 और इधर इसमें 30-30 पार्ट्स बने होते हैं, 10 20 30 10 20 30, और इसका जो पॉइंटर है वो पॉइंटर यहां पर बीच में 0 पर होता है। अगर मान लीजिए करंट का डायरेक्शन इस तरफ है तो इसका जो पॉइंटर है वो राइट साइड में टिल्ट हो जाएगा, अगर करंट का डायरेक्शन इधर है तो लेफ्ट साइड में टिल्ट हो जाएगा। मतलब ये करंट के चलने का डायरेक्शन बताएगा कि करंट का फ्लो किधर हो रहा है। और अगर सर्किट में से कोई करंट पास नहीं हो रहा है तो फिर ये 0 पर आएगा, इसमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर। ठीक है, अब यहां से देखो जरा, V से करंट I आया, A पर डिवाइड हो गया I1 और I2 में। आप देख सकते हैं कि P में I1 करंट है और R में I2 करंट है, और इसको देखें कि A से लेकर के B तक और A से लेकर के D तक, अगर मान लो इन दोनों के रेसिस्टेंस सेम हो, रेसिस्टेंस सेम होगा तो क्या होगा, जितनी करंट इसमें जाएगी उतनी करंट इसमें जाएगी। मैंने करंट का डिवाइडेशन अभी प्रीवियस एग्जांपल में बताया था कि अगर रेसिस्टेंस सेम हो तो करंट का जो डिवाइडेशन है वो इक्वली होता है। ठीक है, तो यहां पर जो करंट आएगा I1, तो देखो यहां से जो करंट I है, I का कुछ पार्ट I1 इधर जा रहा है, I2 इधर जा रहा है, और ये करंट I1 B पर पहुंच रही है। मान लीजिए I1 में से अगर I डैश गैल्वेनोमीटर से होकर के फ्लो होता है तो इसमें जो करंट आएगी हमारा BC साइड में वो कितनी हो जाएगी, I1 माइनस I डैश, दैट इज I1 माइनस I डैश। और इस पॉइंट से D से लेकर C तक जो करंट आ रहा है वो कितना है, इधर से I डैश है, इधर से I2 है, तो I डैश प्लस I2, और टोटल करंट हमारे पास यहां देख सकते हैं हम I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I। जितने करंट हमने सेल से लिया था उतना करंट हमें वापस C पर आ गया। और ये किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको देखना ही पड़ेगा कि जितना करंट आप यहां से एक पॉइंट से दे रहे हो, जब किसी भी पूरे सर्किट से जब करंट बाहर निकले तो उतना ही करंट हमारे पास आना चाहिए। ये तो हमारा पहला इसका टेस्ट हो गया कि कितना करंट हमने दिया था और हमें वापस कितना करंट मिल रहा है। प्रोसेस समझते हैं इसका। देखो करंट यहां से लेकर A पर आ रहा है, इसका मतलब A किस पर है, हाई पोटेंशियल पर है। तो VA का मतलब वोल्टेज एट A या पोटेंशियल एट A इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट B। तो A पॉइंट B और D के रेस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पर है। मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा, A इज एट हायर पोटेंशियल देन B एंड D। हायर पोटेंशियल पर कैसे देखते हैं, देखने का तरीका बताता हूं कि जो पॉजिटिव बैटरी का जो पॉजिटिव है वो A उसके पास में है तो ये हायर पोटेंशियल पर है, और ये दूर है तो ये लो पोटेंशियल पर है। दूसरा तरीका, करंट का फ्लो हो रहा है, मान लो A से B की तरफ करंट का फ्लो हो रहा है तो A हाई पोटेंशियल पर है और B लो पोटेंशियल पर है। पोटेंशियल का मतलब लेवल से होता है बेटा, जैसे पानी का जो फ्लो होता है हाई से लो की तरफ होता है, तो करंट का फ्लो हमेशा किधर होगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा। ठीक है भाई, तो A हाई पोटेंशियल पर है, B लो पोटेंशियल पर है। इसी तरह से यहां पर भी A हाई पोटेंशियल पर है और D लो पोटेंशियल पर है, क्योंकि करंट का फ्लो A से B की हो रहा है और करंट का फ्लो A से D की तरफ हो रहा है। ठीक है, तो इससे क्या फायदा हुआ हमें, देखो अब मैं देखूं कि B और D पॉइंट पर अगर मैं बोलूं, यहां पर मैं कंडीशन लूंगा, कंडीशन क्या लूंगा, नंबर 1 फर्स्ट कंडीशन कि इफ VB ग्रेटर देन VD, अगर D का पोटेंशियल हाई है और B का पोटेंशियल हाई है और D का पोटेंशियल लो है, तो क्या होगा। हम डिफरेंट में डायग्राम लेकर के आपको समझा रहा हूं, अदरवाइज चाहता तो यहां भी समझा देता, लेकिन क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है इसलिए मैं आपको देखो, इफ VB ग्रेटर देन VD, अगर B का पोटेंशियल हाई है, D का पोटेंशियल लो है, तो आप समझ सकते हैं कि जो करंट है
आई वो डिवाइड होगी किसमें, I1 माइनस आई डैश, तो इधर से आई डैश करंट आ रही है और इधर से I2 करंट आ रही है और यहां पर होगी हमारे पास आई डैश प्लस I2। तो आप देख सकते हैं गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन होगा वो एक तरफ आएगा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर में जो करंट का फ्लो है वो किधर है, बी से बी की तरफ है, ठीक है ना। तो इसका मतलब फ्लो ऑफ करंट B टू D कब, इफ VB ग्रेटर देन VD। अगर B का पोटेंशियल ज्यादा है, D का पोटेंशियल कम है, तो I1 डिवाइड होगी, I1 का कुछ पार्ट BD से फ्लो होगा और बाकी का पार्ट BC से फ्लो होगा, और गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन आएगा वो राइट साइड आएगा। डिफ्लेक्शन इन G राइट साइड, डिफ्लेक्शन इन G यानी कि गैल्वेनोमीटर राइट साइड, ठीक है भाई। ये तो हो गया जब VB ग्रेटर देन VD। वापस समझो, जब VB ग्रेटर देन VD तो करंट I1 डिवाइड होगी, लेकिन अगर पोटेंशियल ऑफ D इज हायर देन B तब क्या होगा, वापस समझो ध्यान से कि इफ, इस सेकेंड पोर्शन इसका, इफ VD ग्रेटर देन VB, अगर मान लो D का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज्यादा है तो क्या अब करंट का फ्लो B से D की होगा, नहीं होगा। अब क्योंकि B का पोटेंशियल ज्यादा है, D का पोटेंशियल ज्यादा है, B का पोटेंशियल कम है, तो अब करंट का फ्लो D से B की तरफ होगा, D से B की तरफ होगा, इसका मतलब करंट I2 डिवाइड होगी, I1 डिवाइड नहीं होगी। इसको देखते हैं, समझते हैं। देखो कैसे, ये हमारा गैल्वेनोमीटर, A B C D, देखो यहां से हम करंट I ले रहे थे, इधर करंट I1 जा रही थी, इधर करंट I2 आ रही थी। अब क्या होगा, अब जो गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है अब राइट साइड नहीं लेफ्ट साइड आएगा, क्योंकि D का पोटेंशियल ज्यादा है, B का पोटेंशियल कम है, तो अब करंट I2 डिवाइड होगी। I2 डिवाइड होगी, मान लो इसमें करंट I डैश जा रही है, तब इसमें कितनी करंट बची होता, I2 माइनस I डैश। ये I डैश करंट B पर आएगी, इधर से I1 आ रही है, तो अब इसमें कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I डैश। और यहां C पॉइंट पर अगर अपन टोटल करंट देखें तो I1 प्लस I डैश प्लस I2 माइनस I डैश, I डैश से I डैश कैंसिल हो जाएगा, वही C पर I1 प्लस I2 करंट हमें वापस मिल जाएगी। लेकिन करंट का डिवाइडेशन तो प्रॉपर है, ठीक है भाई, लेकिन यहां आपने देखा कि व्हेन द पोटेंशियल ऑफ B इज ग्रेटर देन पोटेंशियल D, तो जो I1 करंट डिवाइड हो रही थी और गैल्वेनोमीटर में राइट साइड में डिफ्लेक्शन आ रहा था। लेकिन जब B का पोटेंशियल B के पोटेंशियल से ज्यादा है तब I1 डिवाइड नहीं होती है, I2 डिवाइड होती है, और इस I2 में से मान लो I डैश करंट गैल्वेनोमीटर से होकर के फ्लो हो रही है, तो अब जो डिफ्लेक्शन है राइट के जगह किधर आ जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो मैं यहां बोलूंगा डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर लेफ्ट साइड, ठीक है। एक बार राइट साइड में आया, एक बार लेफ्ट साइड में आया। तीसरा पॉइंट कि अगर मान लीजिए VB इज इक्वल टू VD, कि पोटेंशियल ऑफ B इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। आपने देखा कि जब मान लो B हायर पोटेंशियल पर था, D लोअर पोटेंशियल पर था, जो करंट का फ्लो था B से D की तरफ था। अब D को अपन ने हाई पे कर दिया, B को लो पर कर दिया, तो करंट का फ्लो D से B की तरफ हो गया। अगर मैं बोल दूं कि दोनों सेम लेवल पर है, दोनों का जो पोटेंशियल सेम है, तो क्या करंट का फ्लो होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जब करंट का फ्लो नहीं होगा तो इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर अपन थोड़ा सा आगे करते हैं। अब थर्ड पॉइंट की बात करें बेटा, थर्ड पॉइंट में क्या किया मैंने कि VB इक्वल टू VD। देखो वापस छोटा सा सर्किट बनाते हैं। A B C D, ये गैल्वेनोमीटर, इसको अपने ऑन कर दिया। अब यहां से करंट I ली थी हमने, इधर कितनी है भाई, I1, I2,
I2 P Q R S I1 प्लस I2। जब VB ग्रेटर देन VD था तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन राइट साइड में आया था, जब VD ग्रेटर देन VB था गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन लेफ्ट साइड आया था, क्योंकि वहां पर करंट का जो फ्लो है वो डिपेंड करता है कि हायर पोटेंशियल पर कौन सा पॉइंट है और लोअर पोटेंशियल पर कौन सा पॉइंट है। जब हमने कर दिया थर्ड पॉइंट में कि VB इक्वल टू VD, B और D का पोटेंशियल सेम है, तो अब इस BD साइड में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, कोई करंट का फ्लो नहीं होगा, तो यानी कि BD एक ब्रिज की तरह वर्क करेगा। किसकी तरह वर्क करेगा? ब्रिज की तरफ। सारा जो ट्रैफिक है ऊपर का ऊपर निकल जाएगा, नीचे वाला ट्रैफिक नीचे से निकल जाएगा, BD में से कोई भी करंट का फ्लो नहीं होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ द व्हिटस्टोन ब्रिज। क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस्ड कंडीशन ऑफ व्हिटस्टोन ब्रिज। तो थर्ड पॉइंट में जो अपन बात लिखेंगे कि डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, इसका मतलब देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और यहां पर मैं कंडीशन बोलता हूं डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, नो करंट फ्लोज थ्रू गैल्वेनोमीटर। इसको बोलते हैं अपन बैलेंस्ड कंडीशन। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होगा कि गैल्वेनोमीटर्स में से किसी करंट का फ्लो नहीं होगा और ये एक ब्रिज की तरह वर्क करेगा। देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर व्हेन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट D, और इसको बोलते हैं हम कि ये ब्रिज बैलेंस हो गया है। अब ब्रिज बैलेंस होने की कंडीशन क्या है? ये तो हमने बोल दिया बैलेंस कंडीशन। अब कंडीशन कैसे फाइंड करेंगे? देखो कंडीशन फाइंड करने का तरीका देखो। मान लीजिए हमने बोला था अभी कि VB इक्वल टू VD, कि पोटेंशियल ऑफ B इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। ठीक है भाई, लेकिन VA माइनस VB, VA माइनस VD, मैंने बताया था VA A जो B और D की अपेक्षा क्या है? हायर पोटेंशियल पर है। हायर पोटेंशियल पर इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। VA माइनस VB का मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। VA पोटेंशियल ऑफ A, VB पोटेंशियल ऑफ B। तो पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB, A और B के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप, क्या इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूं? VA माइनस VD। देखो A हायर पोटेंशियल पर है, D लोअर पोटेंशियल पर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड D इज व्हाट? VA माइनस VD। करेक्ट? ठीक है भाई। VA माइनस VB क्या है? ये पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज, और ओम क्या बोलता है? V इज इक्वल टू IR। तो VA माइनस VB को क्या लिख सकते हैं अपन? करंट इंटू रेसिस्टेंस। व्हाट इज करंट? I1। करंट कितनी यहां पर? I1। रेसिस्टेंस कितना है? P। तो I1P इक्वल टू AD में देखो करंट है I2 और रेसिस्टेंस कितना है? R। करंट होगी I2, रेसिस्टेंस R से इक्वेशन नंबर 1। ठीक है भाई। दूसरी बात, B एंड D आर एट हायर पोटेंशियल देन C। B एंड D आर एट हायर पोटेंशियल देन C। C के रेस्पेक्ट में हायर पोटेंशियल पर है, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? देखो VB माइनस VC, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन B एंड C, VB माइनस VC इज इक्वल टू VD माइनस VC। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस BC इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस DC बिकॉज देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर। और VB माइनस VC वोल्टेज इज इक्वल टू करंट इनटू, देखो यहां पर करंट कितनी आ रही है? जब ब्रिज बैलेंस हो गया तो करंट कितनी है इसमें? I1। ब्रिज बैलेंस हो गया इसमें करंट कितनी है? I2। तो क्या लिखेंगे बेटा इसको? I1C इक्वल टू I2S। I1 करंट कितना है इसमें? रेजिस्टेंस कितना है? PQ RS, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है भाई। तो हमारे पास आ गया कि I1Q इज इक्वल टू I2S। ठीक है, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बेटा कि I1P
डिवाइडेड बाय I1Q इज इक्वल टू I2R डिवाइडेड बाय I2S। ठीक है, I1 से I1 कैंसिल हो गया, I2 से I2 कैंसिल हो गया, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। अगर मान लीजिए ये देखो बैलेंस वाला मैंने डायग्राम यहां पर बना रखा है कि जब VB इक्वल टू VD है, जब पोटेंशियल ऑफ B इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D, जब दोनों का पोटेंशियल सेम होगा तो उस समय गैल्वेनोमीटर से कोई करंट पास नहीं होगी, कोई करंट पास नहीं होगी, तो जो करंट I1 A से B की ओर आ रही थी सीधी B से C पर चली जाएगी, जो करंट A से D की तरफ जा रही थी वो सीधी D से C पर चली जाएगी, क्योंकि बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं है। तो इस केस में जब VB इक्वल टू VD हो, व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो, तो उसमें कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, और उसके लिए जो हमारे पास कंडीशन रहेगी कि P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, या यूं भी बोल सकते हो आप इसको कि जो आमने सामने की जो साइड्स है P और S, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इसके कौन कौन Q और R के मल्टीपल के इक्वल होना चाहिए, PS इज इक्वल टू QR। अगर दोनों अपोजिट साइड्स के रेसिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन इक्वल है तो ब्रिज बैलेंस में होता है, और ब्रिज बैलेंस में होता है तो उसमें से कोई करंट का फ्लो नहीं होता है, और ये है हमारा प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, इस पर बेस्ट क्वेश्चन करेंगे अपन। चलो देखो ध्यान से, तो अभी हमने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था, और व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने ये देखा कि अगर उसके अपोजिट साइड्स के रेजिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन इक्वल है तो ब्रिज बैलेंस रहता है, और ब्रिज बैलेंस रहता है तो उस केस में गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं होता है, या बी और डी के बीच में कोई रेजिस्टेंस अपन कनेक्ट कर दें तो उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, और उसको बोलते हैं अपन बैलेंस कंडीशन ऑफ द व्हीटस्टोन ब्रिज। सपोज हम एक कोई एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखो जरा। देखो मान लो इस तरह का कोई हमें सर्किट दिया है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि यहां पर अपन बैटरी बनाए, सही, ये मान के चलते हैं यहां से कोई करंट है। मान लो ये है 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 5 ओम। हमें बोला है कि ये कोई रेसिस्टेंस है, 5 रेसिस्टेंस इस तरह से कनेक्टेड है, और इसको हमने कोई करंट दी है, मान लो 5 एम्पियर करंट इस सर्किट को हमने दी है, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या होगा? हमें इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस फाइंड करना है। अब अगर हम देखें यहां पर, ठीक है, यहां पर करंट आएगा भाई, कुछ करंट इसमें चली जाएगी, मान लो I1, कुछ करंट इसमें चली जाएगी I2, लेकिन हम यहां से पता नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सीरीज में और कौन पैरेलल में। सीरीज पैरेलल का पता नहीं लगता तो फिर हमारा प्रॉब्लम सोल्व करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल याद है, तो अभी भी मैंने आपको बताया था व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल क्या है, इसी में बता देता हूं बेटा। देखो, इसको हम बोलते हैं P, इसको बोलते हैं Q, इसको बोलते हैं R, इसको बोलते हैं S। हमें कंडीशन क्या दी थी कि इफ P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, ये P Q R S, तो ब्रिज किस में होता है? बैलेंस, और ब्रिज बैलेंस होता है तो इस साइड में कोई करंट का फ्लो नहीं होता है। चेक करते हैं, व्हाट इज P 3, Q 6, R 4, S 8, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 1/2 इक्वल टू 1/2। दोनों का रेशियो सेम है, दोनों का रेशियो सेम है, इसका मतलब ब्रिज बैलेंस है, ब्रिज बैलेंस है, और ब्रिज बैलेंस है तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। जब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी, इसका मतलब ये I1 करंट सीधी इधर निकल जाएगी भाई, ये I2 करंट सीधी इधर निकल जाएगी। और जब दो रेसिस्टेंस में करंट सेम होता है तो वो किस में होते हैं? सीरीज में होते हैं, सीरीज में होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? 3 ओम और 6 ओम क्या है? सीरीज में, ठीक है। तो P और Q सीरीज में है, तो ऊपर का जो रेसिस्टेंस क्या आ गया हमारे पास? देखो 3 + 6, ऊपर का टोटल रेजिस्टेंस मान लो अपन बोले कि R1 है या R डैश है, तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P + Q, कितना? 3 ओम + 6 ओम, दैट इज 9 ओम। ऊपर का सीरीज में कितना हो गया? 3 और 6 9 ओम। नीचे देखो 4 और 8, इसमें भी I2 करंट है, इसमें भी I2 करंट है, क्योंकि
बैलेंस है, इसमें कोई करंट नहीं है, कोई करंट नहीं, इसका मतलब 5 ओम वाला रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डमी रेजिस्टेंस, देयर इज नो करंट फ्लोइंग थ्रू द 5 ओम। तो नीचे का हमारे पास आर डबल डैश कितना हो जाएगा, आर प्लस एस दैट इज 4 ओम प्लस 8 ओम, 4 and 8 12 ओम। ऊपर जो टोटल रेसिस्टेंस आ गया हमारे पास कितना आ गया बेटा, 9 ओम। नीचे वाला जो रेसिस्टेंस कितना है हमारे पास 12 ओम। क्या दोनों पैरेलल में, हाँ बिल्कुल पैरेलल में। और पैरेलल में कैसे जोड़ते हैं अपन इनको, R इज इक्वल टू, तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 9 इंटू 12, 9 प्लस 12 108 डिवाइडेड बाय 21। समझ आ गया। तो इसको आप चाहो तो काट लो, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 3 7 जा, तो ये आ गया 36/7 ओम। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा इसका 36/7 ओम। आपको इसकी रेजिस्टेंस की जरूरत नहीं है, बिना व्हीटस्टोन ब्रिज के आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। व्हीटस्टोन ब्रिज हमें बिल्कुल क्लियर कर देता है कि ब्रिज अगर बैलेंस है तो इन दोनों के सामने के जो रेसिस्टेंस, इनका मल्टीप्लिकेशन अपोजिट साइड के रेसिस्टेंस मल्टीप्लिकेशन इक्वल हो जाता है और उस समय ब्रिज बैलेंस में हो जाता है। और जब ब्रिज बैलेंस में होता है तो कोई करंट इसमें से बीच वाले रेजिस्टेंस फ्लो नहीं होती है और उस समय आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इजीली फाइंड कर सकते हैं।